हाँ जी, today is day 13 of the fast track revision series for CA final FM January 2026 students. Up till now we have completed 6 chapters and the 7th chapter that is the forex is ongoing. अगर आपको ये सातों चैप्टर में कोई भी डाउट है कंसेप्ट को लेके, क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके कुछ भी है, आपको पता है मेरे को कहाँ पूछना है, दैट इज टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में। सर ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगा, पहले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में तो है ही। ठीक है, प्लीज ज्वाइन इट एंड लेट्स मेक अ टारगेट कि मिनिमम हम 90 मार्क्स स्कोर करें एफएम में। सर हो जाएगा क्या? एकदम हो जाएगा, मेरी गारंटी है। सर क्या करना पड़ेगा? ये वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस ये वीडियोस देख के 90 नहीं मिलेगा। ये वीडियोस देखने के बाद आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर कौन से क्वेश्चंस? बस आप जो बोल रहे हो वही नहीं, वो तो करना ही है, प्लस जो बाकी क्वेश्चंस भी है इंस्टीट्यूट के उसको एक बार तो देख के रखना है। ठीक है, हम जो क्वेश्चंस करें उसमें से आपको जो भी हार्ड लगता हो, ठीक है, अगर मान लो हम एक चैप्टर में 10 क्वेश्चंस करें, उसमें अगर 2 क्वेश्चन हार्ड लगता हो, प्लीज राइट एंड डू इट प्रैक्टिस। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अ ब्रीफ अबाउट मी। मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एंड आई एम अ सीए फाइनल एंड अ सीएफए ट्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेक्स का लास्ट पार्ट। टुडे वी विल कंप्लीट फॉरेक्स। हमने अभी तक क्या क्या सीखा? सर कंसेप्ट सीखा, फॉरेक्स होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, उसमें क्या रिस्क होता है, एक्सपोजर्स कैसे होते हैं, एज कैसे किया जाता है, हमने ये कुछ सीखा था कंसेप्ट में। फिर हमने क्वेश्चंस में भी वो सब देखा था। फर्स्ट क्लास में हमने ये किया था, सेकंड क्लास में हमने बस क्वेश्चंस किया था, सम क्वेश्चंस बहुत कम किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चंस करेंगे, प्लस जो भी पेंडिंग अगर कोई कॉन्सेप्ट्स है वो हम कवर कर लेंगे आज। आज हमारा टारगेट रहेगा कि फॉरेक्स को कंप्लीट करें, क्लोज करें एंड ऐसा बना ले कि भाई इसमें जो भी क्वेश्चन आए हमें मिल जाए। एक क्वेश्चन तो आप उम्मीद कर ही सकते हो, इस बार फॉरेक्स का क्वेश्चन गारंटीड है, आना ही चाहिए। सर ऐसा गारंटी कैसे आप दे दे रहे हो? बस भाई दे दे रहा हूँ, ले लो, काम आएगा आपको ही। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक किया था, 33 34 आप कर लेना, 35 अगर आपको कोई डाउट है तो बताना मेरे को। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? बोलता है an American firm is under obligation to pay interest of Canadian dollar 10,10,000 and Canadian dollar 7,05,000 on 31st July and 30th September respectively। तो मेरे को क्वेश्चन क्या बोला? कोई एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, उसको कैनेडियन डॉलर पेमेंट करना है। कब कब करना है? 31 जुलाई को करना है, एक 30 सितंबर। तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊं, उसको एक 31 जुलाई को करना है और कब करना है बाबू? 30 सितंबर को। ठीक है, कितना करना है? यहाँ पे 10,10,000 डॉलर एंड यहाँ पे 7,05,000 डॉलर बराबर। द फर्म इज रिस्क एवर्स, मतलब फट्टू है वो। क्या है वो? फट्टू। उसको डर रखता है रिस्क से, समझ आया? उसको रिस्क से इश्क नहीं है। ठीक है, एंड इट्स पॉलिसी इज टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो बंदा क्या करता है? 100% हेज करता है। भाई उसके पास कोई भी फॉरेन एक्सपोजर है तो अपने को हेज कर लेता है। नाउ दिस इज अ गुड मूव क्या सर? एज पर रिस्क मैनेजमेंट, हम जो रिस्क मैनेजमेंट का थियोरेटिकल चैप्टर भी है, प्लस हमारे टाइम पे एक रिस्क मैनेजमेंट एक वो होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता था। तो हमें सिखाया जाता था क्या सर, हर रिस्क को कवर करना ज़रूरी है कि नहीं? इफ यू आर कवरिंग ऑल द रिस्क देन दैट इज़ आल्सो रिस्क। आप हर रिस्क को कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है? द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द रिस्क कंसीडरिंग 2 मेथड्स, फिक्स्ड फॉरवर्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या करना चाहता है? वो एक ऑप्शन ले रहा है कि भाई मैं फॉरवर्ड आज ही खरीद लूँ या बेच दूँ, या फिर ऑप्शंस कुछ खरीदूँ। ऑप्शंस में कुछ करना चाहता है। देखते हैं क्या होगा। मेरे को बोला इट इज नाउ जून, 30 जून, मतलब आज अगर मैं खड़ा हूँ, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? 30 जून पे। ठीक है, तो आज से मेरे को एक बताओ, 1 महीने बाद कौन सा पेमेंट करना है? 10,10,000 एंड आज से मेरे को 3 महीने बाद कौन सा पेमेंट करना है? 7,05,000 बराबर। ठीक है, बोलता है फॉलोइंग कोटेशंस रिगार्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द बैंक और ऑप्टेन। स्पॉट रेट मेरे को बोला तो ये मेरे को क्या दिया हुआ है बेसिकली? डॉलर पर बराबर, स्पॉट दिया हुआ है मेरे को, 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है, 3 मंथ्स फॉरवर्ड। सर मेरे को यही काम है कि 1 मंथ और 3 मंथ, यस मेरे को यही काम है। क्यों? 31 जुलाई के लिए 1 मंथ फॉरवर्ड काम आएगा एंड 30th सितंबर के लिए 3 मंथ फॉरवर्ड वाला काम आएगा। प्राइस फॉर अ कैनेडियन डॉलर ऑप्शन ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज सेंट्स पर एनम पर कैनेडियन डॉलर पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज कैनेडियन डॉलर 50 के आर एस फॉलोज। मतलब मिनिमम एक कॉन्ट्रैक्ट अगर लूंगा उसका कैनेडियन डॉलर मिनिमम साइज है 50 के, उसका मेरे को ऑप्शन का प्राइस बताया गया अगर मैं खरीदूंगा। तो मेरे को स्ट्राइक प्राइस अगर 0.93 वाला खरीदा तो उसका ये है, और 0.94 वाला, 0.95 वाला। अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इफ ऑप्शंस आर टू बी यूज्ड, 1 मंथ ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 94 सेंट्स। मतलब अगर ऑप्शन ही मेरे को बोल रहा है खरीदना है मेरे को, तो बोलता है भाई 94 सेंट्स वाला खरीदो। स्ट्राइक प्राइस
मेरे को स्ट्राइक प्राइस क्या बोल रहा है, 94 सेंट्स वाला आप खरीदो, बराबर, ठीक है। एंड 3 मंथ्स ऑप्शन एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 95। अगर 1 महीने का खरीदोगे तो 94 वाला खरीदो, 3 महीने का खरीदोगे मतलब और 3 महीने का खरीदोगे तो 1.64 वाला खरीदो, बराबर, या फिर 2.34 जो भी है। एंड फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय द ऑप्शंस ऑफ द फर्म वुड बियर द रिस्क इटसेल्फ। ये क्या बोलता है, भाई ऑप्शंस तो फुल नंबर में रहते तो जो भी बैलेंस बचता, मान लो मेरे को 10 लाख 10 है 7 लाख करना था, मतलब 17 लाख कुछ करना था, और मेरा मान लो 17 लाख 2000 ही कवर हो पा रहा है, तो जो बैलेंस है वो बोलता है वो ठीक है एक्सपोजर लेने के लिए रेडी है। फॉर दिस इट वुड use forward rate as the best estimate of spot transaction costs are ignored. Recommend which of the above two methods would be appropriate for the American firm to hedge its foreign exchange risk on the टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मेरे को बोला गया है। तो मैं पहले देखूंगा फॉरवर्ड से मेरा क्या फायदा नुकसान है, मैं देखूंगा फिर ऑप्शन से क्या फायदा नुकसान है। लेट्स सी फॉरवर्ड में क्या है। तो अगर मैं जुलाई में खड़ा हूं बैठ के, आज मेरे को क्या करना है, इज अंडर टू पे इंटरेस्ट, मेरे को अमेरिकन बंदे को क्या करना है, कैनेडियन डॉलर पे करना है, तो उसके लिए वो क्या खरीदेगा, खरीदेगा। अगर खरीदेगा क्या रेट लेगा वो 9288, बराबर, 9288। अभी मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मेरे को स्पॉट का प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, ये मेरे को फॉरवर्ड का ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, तो मैं यही लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में अलग क्या है, सर अलग कुछ नहीं है, बस मेरे को फॉरवर्ड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बिकॉज हमें आदत रहता है फॉरवर्ड पॉइंट्स पे खेलने का, सारे क्वेश्चन ऐसे ही ऑलमोस्ट है, तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई मेरे को फॉरवर्ड पॉइंट दिया कि फॉरवर्ड रेट ही दिया हुआ है, मेरे को फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। तो 9501 से कर दूंगा मैं, सितंबर वाला भी सेम 9556 से। तो मेरे को ये तो ईजी है कि भाई अगर मेरे को फॉरवर्ड लेना है तो मेरा जुलाई में ये खर्चा रहेगा सितंबर में। अब ऑप्शंस में देखना है मेरे को क्या करना पड़ेगा। ऑप्शंस में मैंने जुलाई का पेमेंट देखता हूँ 10,10,000, अगर मैं ऑप्शंस खरीदूं तो कितना पहले खरीदूं, तो 10,10,000 डिवाइड बाई 50 के एंड 7,05,000 डिवाइड बाई 50 के। तो हमने नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को निकाल लिया, बराबर, इतना ऑप्शंस हमें खरीदना या बेचना है। नाउ कंपनी वुड लाइक टू टेक आउट 20 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर जुलाई, क्योंकि 20.2 तो मैं ले नहीं पाऊंगा बिकॉज होल नंबर में लेते तो 20 कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, एंड यहाँ पे सेम 14 कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, मतलब 20 अगर लिए हम, 20 इंटू 50,000 मतलब 10 लाख का, 10,000 मेरा नेकेड एक्सपोजर रहेगा। सेम केस सितंबर में मेरा 7 लाख का नेकेड एक्सपोजर रहना, 5,000 का नेकेड एक्सपोजर रहना चाहिए, 5,000 का, बराबर। कंपनी वुड लाइक टू टेक 20 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर जुलाई एंड 14 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सितंबर रिस्पेक्टिवली, तो उसके खर्चे क्या रखेंगे, मेरा कवर कितना हो रहा है जुलाई में 10 लाख, और उसको क्या किया आप कन्वर्ट किए हो यूएस डॉलर में, एंड सितंबर वाला भी आप यूएस डॉलर में कवर किए हो, ठीक है। बैलेंस बॉट एट स्पॉट, तो बैलेंस में 10,000 लूंगा एंड 5,000 लूंगा। मेरा खर्चा कितना लगा, 50K का पर कॉन्ट्रैक्ट था मेरा खरीदना, 20 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड मेरा डॉलर का रेट क्या हो जाएगा 1.02, बराबर। अब 1.02 तो ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका सेंट से, ठीक है, मतलब 0.0102। सेम केस मैं करूंगा इसके लिए 1.64 के लिए कॉल के लिए, तो मेरा खर्चा इतना लगा। टोटल कॉस्ट इन यूजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज 959,501,681, और मेरा फॉरवर्ड अगर मैं लेता तो मेरा क्या खर्चा पड़ता था 9596, तो ये मेरे को ज्यादा ही पड़ रहा था, और सितंबर वाले के लिए मेरे को कम पड़ रहा था। तो मैं क्या करूंगा, एज द फर्म इज स्टेटेड एज रिस्क एवर्स एंड द मनी ड्यू शुड बी पेड टू इज सर्टेन, अ फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बीइंग द चीपेस्ट अल्टरनेटिव इन बोथ केसेस वुड बी रिकमेंडेड। तो ये बोल रहा है भाई मेरे को दोनों के लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे जुलाई में क्या रहा 100 रुपए का डिफरेंस है, बट सितंबर में मेरा बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, 10-12 हजार का डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा भाई दोनों के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई डाउट है बाबू, क्वेश्चन में कोई डाउट मिला है या ना, क्वेश्चन का कोई डाउट, ये सुनो सर समझ आया, मैं क्या करूंगा, हाँ या ना, हाँ सर समझ आया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 37, ठीक है। क्वेश्चन 37 देखते हैं क्या बोलता है। जेस पीएलसी यूके कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू यूरो 2.8 मिलियन विद अ लार्ज जर्मन रिटेलर ऑन 6 मंथ्स क्रेडिट। कोई यूके की कंपनी है, उसको एक ऑर्डर नेगोशिएट कर रहा है 2.8 यूरो मिलियन का, जर्मन कंपनी है, 6 महीने का क्रेडिट पे, मतलब 6 महीना बाद पेमेंट देना पड़ेगा। इफ सक्सेसफुल दिस विल बी द फर्स्ट टाइम फॉर जैज एज एक्सपोर्टेड गुड्स इनटू द हाईली कॉम्पिटिटिव जर्मन मार्केट। ये पहली बार होगा कि वो जर्मन मार्केट में दिया है, तो यूरो उसको क्या होगा 6 महीने बाद रिसीवेबल होगा, बराबर। आज अगर वो माल बेचा उसको 6 महीने बाद यूरो 2.8 मिलियन मिलने वाला है।
The Zaz is considering following three alternatives for managing the transaction risk before the order is finalized. Before this question, I want to ask you टू थिंग्स। पहला ये मेरे को बताओ ये एक्सपोजर कौन सा है? लास्ट वाले अपने क्लास में मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि भाई मेरे को एक्सपोजर बताओ, अभी तक आपने कोई ने बताया नहीं है। दिस इज नॉट डन। मेरे को कल तक कमेंट चाहिए कि भाई आप बताओगे कि कौन सा सर एक्सपोजर है। दिस इज माय होमवर्क फ्रॉम यू गाइस। आई एक्सपेक्ट कि आप ये करके मेरे को बताओगे, ठीक है? तो मेरे को क्वेश्चन क्या बोला कि भाई ठीक है, जैज ने बोला है 3 अल्टरनेटिव है, देखते हैं। मिस्टर पीटर द मार्केटिंग हेड हैज सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू रिमूव द ट्रांजैक्शन रिस्क कंप्लीटली, जैज शुड इनवॉइस द जर्मन इन सेलिंग यूजिंग द करंट यूरो पाउंड एवरेज स्पॉट रेट टू कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। अब ये बताओ मेरे को, ये हेजिंग कैसे कर रहा है? इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है? जब पॉइंट नंबर ए में जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई आप जो इनवॉइस बनाओगे वो इनवॉइस आप पाउंड में बनाओ। पाउंड में क्यों? बिकॉज आपका करेंसी जो है, होम करेंसी जो है वो पाउंड ही है, बराबर? तो अगर उसको पाउंड में वो कर रहा है तो दैट इज अ इंटरनल हेजिंग और एन एक्सटर्नल हेजिंग। सर इंटरनल हेजिंग ये क्या, कौन सा ऑप्शन है? इनवॉइस इन योर होम करेंसी, बराबर? तो ये मेरे को बोल रहा है क्या, भाई आपका जो स्पॉट रेट का एवरेज है उसके हिसाब से बिल करो आज। सेकंड बोलता है मिस्टर विल्सन सी इज डाउटफुल about Mr. Peter's proposal and suggested an alternative of invoicing the German firm in euro and using a forward exchange contract to hedge the transaction risk। ये क्या बोल रहा है? भाई आप ये मत करो, आप एक्सटर्नल हेज करो। कैसे हेज करो? विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर? तो बोलता है आप ये इनवॉइस इनवॉइस मत करो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काम करो। सी बोलता है ऑप्शन सी, मिस्टर करण सीएफओ इज अग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्सन, मतलब बी के साथ रेडी है, विल्सन के साथ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लो टू इनवॉइस द जर्मन इन यूरो, but she's of the opinion that Jazz should use sufficient 6 months selling future contract to the nearest whole number to hedge the transaction risk। तो भाई दोनों बी और सी दोनों ही बराबर है, दोनों ही बोलता है कि आप करो जर्मनी जर्मन करेंसी यूरो करेंसी में ही अपना इनवॉइस। लेकिन एक बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में करो, एक बोलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप वो करो हेज। लेट्स सी क्या करना है। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, स्पॉट रेट दिया हुआ है, तो ये दोनों का एवरेज करके पहला वाला बोला होगा। 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मेरे को फॉरवर्ड पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है, देखो पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, प्लीज मार्क इट। मेरे को फॉरवर्ड पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है? ये फॉरवर्ड रेट नहीं है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा। अब मैं 60/100 करूं या 10,000 करूं? सर 10,000 क्यों? बिकॉज मेरे जो स्पॉट रेट है डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स है, ठीक है? 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज करंटली ट्रेडिंग है। आज 6 महीने का अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लेने जाता हूं तो इसमें ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज है 60 to 500, तो अगर मैं 2 पॉइंट, बट ये पाउंड में है, ठीक है? आफ्टर 6 मंथ स्पॉट रेट एंड द फ्यूचर रेट दिया हुआ है, स्पॉट एंड फ्यूचर बराबर होगा। आपको कैलकुलेट करना है नियरेस्ट रिसिप्ट ऑफ यूरो ऑफ पाउंड फॉर जैज पीएलसी अंडर तीनों में। तो तीनों में क्या आपका रिसिप्ट होगा वो बोलना है। योर ओपिनियन कौन सा सही है? तो हम पहले वाला करते, पहले क्या बोला था मेरे को? इनवॉइस करो आप इसमें यूरो में। तो मैं इनवॉइस यूरो में करूंगा तो मतलब 1.1960 प्लस 1.1970 डिवाइड बाई 2, 1.1965, इसको मैं इनवॉइस कर दूंगा इतना। 3 महीने बाद मेरे को मिलने वाला, तो 3 महीने के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा सॉरी, मेरे को तो पाउंड में ही मैं इनवॉइस कर रहा हूँ ना, ठीक है, बराबर है, ठीक है, पाउंड में मैं कर दूंगा। पार्ट टू इज क्या, मेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो मेरे को क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पहले मैं निकालूंगा 1.1960 प्लस 60.0060, 1.1970 प्लस 0.0055। मेरे को क्या करना है, फॉरवर्ड रेट मैं कौन सा लूंगा? गुड। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे हमने जितना भी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 36 तक, हमने फॉरवर्ड पॉइंट्स को क्या किया था? हमने फॉरवर्ड, मैंने ये अभी तक सिखाया भी नहीं था अभी क्लास में। फॉरवर्ड पॉइंट्स में हमने क्या किया था? ऐड किया था, मतलब स्पॉट रेट मेरा जो दिया हुआ है उस पे मैं फॉरवर्ड पॉइंट्स को ऐड करा था, बराबर? इतना ही हमने सीखा था कि फॉरवर्ड ज्यादा में होगा। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड पॉइंट्स को माइनस करेंगे। सर मेरे को पता कैसे चलेगा? आपने तो बोला था प्रीमियम या डिस्काउंट होगा तब आप प्लस माइनस करोगे। अगर प्रीमियम डिस्काउंट नहीं दिया तो मैं तो प्रीमियम मान के करा था। अब आप क्या करोगे? अगर आपका बीड रेट और आस्क रेट में, अगर आपका आस्क रेट लोअर है तो आपको माइनस में करना है। फिर से, अगर मेरा फॉरवर्ड पॉइंट्स में बीड और आस्क में, अगर आस्क का रेट, आस्क का जो पॉइंट है दैट इज लोअर देन द बीड, देन यू विल सब्सट्रैक्ट इट। समझ आया? भाई यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका 0.61 फॉरवर्ड पॉइंट से 0.60 0.55, तो क्या यहाँ पे मेरा बीड और आस्क का अलग अलग है? मतलब आस्क का क्या कम है? हाँ सर कम है।
तो अगर आस्क कम होगा तो मैं इसको माइनस करूँगा। अभी मेरे को क्या था, मेरे को जो मेरा अगर मैं तो इनवॉइस मेरे को बोला था यूरो में ही, तो मैं यूरो क्या करता सेल, बराबर? तो मेरे को क्या करना था, पाउंड बाय करना था। अगर मेरे को पाउंड बाय करना है, वो बंदा क्या करेगा, पाउंड सेल। तो 1.1970 माइनस 0.55 वही किया होगा। हाँ, 1.1970 माइनस 0.55 बराबर। अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप यूज करोगे, ठीक है? 2.8 डिवाइड बाय 1.1915, 2.8 डिवाइड बाय 1.1915, ठीक है? 2.3499 मतलब 2.35 पाउंड मिलेगा। ये 1.1915 होगा, ठीक है? तो अब मेरे को क्या बोला, ये बोल दिया प्रपोजल विल्सन। अब मेरे को निकालना है फ्यूचर का। तो अगर मैं इनवॉइसिंग करता तो मेरे को यूरो पाउंड मिलेगा 2.34, फॉरवर्ड अगर करता हूं तो मेरे को मिलेगा 2.35। सर ये दोनों में कौन सा बेटर लग रहा है? अभी तक तो हमें फॉरवर्ड ही बेटर लग रहा है। नाउ लेट्स सी फॉर द फ्यूचर्स। फ्यूचर क्या बोलता है, इक्विवेलेंट सेलिंग ऑफ द ऑर्डर। अगर आप फ्यूचर लोगे तो भाई कितना सेलिंग आप लोगे, दैट इज 2.8 मिलियन डिवाइड बाय 1.1943। क्यों सर 1.1943? बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है 1.1943। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेंगे, the equivalent selling over 234 23 lakh 44,470। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिवाइडेड बाय 60 to 500, क्योंकि पर कॉन्ट्रैक्ट का साइज बोला था 60 to 500, 37 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको मैं क्या करूंगा तो हज हेज कितना करा, 23,12,500। मेरे को मिलने कितना वाला था, 28 लाख। 28 लाख ये पाउंड यूरो मिलने वाला था। तो बाई फ्यूचर एट 1.1943 मैं खरीदूंगा एंड सेल करूंगा 1.1873 पे। तो मेरा लॉस हो गया कितना, 0.0070। तो टोटल लॉस होगा 1688। अमाउंट मेरे को कितना मिलेगा, 28 लाख यूरो माइनस 1688, यूरो 2783,812। इसको फिर मैं स्पॉट पे बेच दूंगा। स्पॉट मेरा क्या है सर, 1.1873। उस पे मैं बेच के ये मिल जाएगा। तो मैं कौन सा लूँ सर, आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए। अभी सर क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, चलो समझते हैं। मेरे को क्वेश्चन बोला था भाई मेरे को यूरो कुछ मिलने वाला है, वो यूरो में क्या करूँ? तीन ऑप्शन था मेरे पास कि इनवॉइस करूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूँ, फ्यूचर करूँ। इनवॉइस अगर करूँ तो मेरे को कितना मिलना है पता है, 2.34। फॉरवर्ड करूँ तो क्या करूँ मैं, आज मेरे को क्या करूँ, मैं जाके सामने वाले को बोलूँ कि भाई मेरे को एक काम कर, मेरे को पाउंड खरीदना है तेरे से। क्यों सर मैं पाउंड बोल रहा हूँ, बिकॉज़ पाउंड मेरा बेस करेंसी, तो मैं उस पे बात करूँगा। जो भी आपका बेस करेंसी रहेगा आप उस पे सोचोगे तो ईज़ी रहेगा आपके लिए, बराबर। फॉरेक्स में यही डिफिकल्ट होता है सर, बेस करेंसी पकड़े कि प्राइस करेंसी पकड़े। तो मेरा सजेशन ये रहता है, आप जब भी क्वेश्चन आए, व्हाट यू विल डू इज यू विल थिंक फ्रॉम द बेस करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो बेस करेंसी में मेरे को पता चला, ठीक है भाई फॉरवर्ड बेचूंगा, क्या रेट पे बेचूंगा, 1.1970 माइनस 0.0055। सर फॉरवर्ड के डिस्काउंट में चल रहा है, हाँ क्यों डिस्काउंट में चल रहा है, हमें कैसे पता चला? हमें इससे पता चला कि भाई बिड एंड आस्क जो मेरा फॉरवर्ड पॉइंट है उसमें आस्क का पॉइंट्स इज लोअर देन द बिड, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये है मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है। सर तो ये एक नया चीज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 37 में सीखा। तो मार्क दिस क्वेश्चन नंबर 37 जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे फॉरवर्ड पॉइंट्स को माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पॉइंट से समझना पड़ रहा है। तो जो मेरा आया उससे मैंने बेच दिया, तो मेरे को पता है ये कितना मिलेगा, क्या नाम है, पाउंड्स कितना मिलेगा। फ्यूचर में मेरे को जानना है, फ्यूचर में अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे को 2 चीज़ चाहिए। पहले मेरे को चाहिए भाई मैंने कितना अमाउंट हेज किया, हेज करने के बाद मेरे को वो मैं कितना में अगर खरीदा मैं कितना में बेचा, बराबर? तो ये जो मेरा फ्यूचर करेंटली था, तो मेरे को तो फ्यूचर तो क्या करना था, पाउंड मेरे को लेना था, तो मैं बाई करता, तो मैंने बाई किया 1.1943 पे। 6 महीने बाद फ्यूचर का रेट हो गया 1.1873, तो मैं खरीदा यहाँ पे, बेचा यहाँ पे, तो मेरा लॉस हुआ कितना, 0.007। वो मल्टीप्लाइड बाय 60 टू 500 मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके पता चल जाएगा टोटल लॉस। उसमें मैं क्या करूँगा, मेरा जो फ्यूचर का मैंने जो बाई किया, जो अमाउंट जितना मेरे को मिला, जो कॉन्ट्रैक्ट का नोट था, उसको प्लस माइनस कर देंगे, बराबर? तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पहले मैं देखूँगा कि भाई कितना मेरे को मिलने वाला है, फ्यूचर में कितना पा पाउंड्स में करने वाला हूँ, तो 2.8 मिलियन यूरो डिवाइड बाय मेरा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को 23,44,470। इसका मैंने राउंड ऑफ करके कॉन्ट्रैक्ट्स निकाला 37, मतलब आई एम गेटिंग एन एक्सपोज़र फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ 37 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली, 23,12,500। तो मैंने इतना हेज किया,
तो मेरे को भाई यूरो मिलने वाला था 22.8 मिलियन और मेरा लॉस हो गया ये फ्यूचर के लिए 168,188, तो मेरे को टोटल मिलने वाला रहेगा 27,83,812। इसको मैं क्या करूंगा, स्पॉट बेच दूंगा, बराबर। तो ये मेरा 2.34 आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आया? हाँ सर। अब क्वेश्चन 38, कोलंबस सर्जिकल इनकॉर्पोरेशन इज बेस्ड इन यूएस, हैज रिसेंटली इंपोर्टेड सर्जिकल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द यूके। कोई यूएस कंपनी है जिसने यूके से माल लिया, तो उसको क्या करना रहेगा, उसको क्या करना रहेगा भाई, उसको पेमेंट करना रहेगा डॉलर में। एंड हैज बीन इनवॉइस फॉर पाउंड्स 4,80,000, तो इसने इनवॉइस किया है 4,80,000 पाउंड्स में, होम करेंसी में, पेबल इन, सॉरी, फॉरेन करेंसी में, बराबर, यूएस वाले के लिए। पेबल इन 3 मंथ्स, इट हैज ऑल्सो एक्सपोर्टेड सर्जिकल गुड्स टू इंडियन फ्रांस। तो एक बंदे ने इंपोर्ट, इस बंदे ने क्या किया, इंपोर्ट किया है, दो कंट्री में एक्सपोर्ट किया, बराबर। द इंडियन कस्टमर हैज बीन इनवॉइस फॉर पाउंड 1,38,000 पेबल इन 3 मंथ्स, एंड द फ्रेंच कस्टमर हैज बीन इनवॉइस यूरो 590 पेबल इन 4 मंथ्स। करंट स्पॉट रेट एंड ये दिया हुआ है मेरे को, करंट मनी मार्केट रेट में भी मेरे को दिया हुआ है। You are you as a treasury manager are required to show how the company can hedge its foreign exchange exposure during foreign contracts and a money market hedge and suggest which is the best technique। मतलब मनी मार्केट करे या फॉरवर्ड करे, ये दोनों में से कौन सा करना चाहिए। पहले हम देखेंगे मेरा भाई जो पाउंड का एक्सपोजर है वो चेक करेंगे। कोलंबस का कितना रिसिप्ट है, 1,38,000 उसको रिसिप्ट मिलने वाला है और उसको पेमेंट करने वाला है 4,80,000। तो तीनों मैच्योर हो रहे हैं, तो उसको नेट पे पेमेंट कितने करने वाला है, 3,42,000। कैसे सर, 4,80,000 138 मेरे को आने वाला है, 4,80,000 मेरे को जाने वाला है, तो नेट में 3,42,000 मेरा जाने वाला है, बराबर। अभी इसको मैं हेज करूंगा कितना, पूरा करूंगा कि नेट पे करूंगा, तो मैं इसको बाई कर लूंगा 0.952 पे, 3 मंथ्स फॉरवर्ड पे, बराबर। भाई मेरे को डॉलर सेल करना होगा ना, तभी तो मेरे को मिलेगा वो, ठीक है, क्योंकि मेरे को पाउंड चाहिए होगा, मेरे को पेमेंट करना है। अगर यहाँ ही मेरा नेट रिसीवेबल हो जाता तो क्या मैं 0.952 लेता या 0.9545 लेता, टेल मी। अगर मेरा नेट में मान लो 4,80,000 मेरे को रिसीव होने वाला रहता, 1,38,000 मेरे को पेमेंट करने का होता, तो मैं क्या करता, व्हाट शुड आई हैव डन, विल आई बाई डॉलर, विल आई सेल डॉलर और बाई डॉलर्स, ऑब्वियसली बाई डॉलर्स, तो मेरा 9545 होता, बराबर, ठीक है। तो फॉरवर्ड में मेरे को बोला मनी मार्केट में क्या करूंगा मैं पाउंड पे करूंगा 3 महीने बाद, तो उसके लिए मेरे को क्या करना, आज डॉलर पे बोरो करूंगा, उसको फिर पाउंड में जाऊंगा एंड देन पाउंड में डिपॉजिट करूंगा। तो वैसे करके देख लेंगे। सेम चीज यूरोप पे देख लेंगे, यूरोप पे कितना आ रहा है, तो दोनों में देख लेंगे जो सबसे ज्यादा है वो, इन दिस केस मोर। तो यहाँ पे बोला मनी मार्केट इज ए चीपर ऑप्शन, क्यों, मेरा खर्चा 350 लग रहा है, बराबर। जो पाउंड एक्सपोजर है उस पे मैं क्या चाहूंगा कि मेरा कम से कम खर्चा हो। मेरा जो यूरो है उसमें मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मिले, बिकॉज क्यों, यूरो मेरा रिसीवेबल है, पाउंड मेरा एक्सपेंस है, बराबर। तो जो मेरा पाउंड है वहां पे मेरे को खर्चा इसमें लग रहा था 350, नहीं इस पे 350, तो मेरा नेट पे किस पे कम लग रहा है, ऑप्शन पे, तो मैं वो चूज करूंगा। यूरो पे क्या है, 1151 एंड 1098, तो ये मेरा कम है, इसको नहीं लूंगा, मैं फॉरवर्ड लूंगा इसका। समझ आया कंसेप्ट, हाँ या ना। तो क्वेश्चन ये थोड़ा समझने का है सर, जहां पे जो अगर मैं पेमेंट करने का है तो मैं देखूंगा भाई मेरा खर्चा कहाँ से कहाँ कम लग रहा है। अगर मेरे को रिसीव करने का है तो मैं देखूंगा दोनों ऑप्शन में मेरे को सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है। समझ आया क्वेश्चन नंबर 38। 38 को इसलिए मार्क करो बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 41। नाइट्रोजन लिमिटेड, यूके कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू यूरो 4 मिलियन। एक यूके कंपनी है, उसको यूरो में पेमेंट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 इज सेम एज 37, ठीक है, तो ये नहीं करते 41, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आप कर लोगे। अब करते हैं 45। नहीं देखो रुको, 42, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45, हाँ। A bank enters into forward purchase treaty covering an export bill for use Swiss franc 1 lakh at 32.40 due 25th April and covered itself for the same delivery in the local interbank at 32.4.
तो एक कोई बैंक है जिसने क्या किया है, एक्सपोर्ट बिल को कवर किया है वो कि भाई 32.4 पे, एंड उसको कवर करने के लिए उसने सेम क्या, जैसे हमने याद याद है हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला पढ़ा था इंटरबैंक कि वो खुद कवर करते हैं अपने आप को, याद आ रहा है जो हम कैंसिल लेट डिलीवरी वाला पढ़े थे उसका ये क्वेश्चन है। तो लोकल बैंक इंटरबैंक बोला मेरे को 32.40 बराबर। हाउएवर 25 मार्च को मतलब बिफोर द ड्यू डेट दैट इज अर्ली डिलीवरी, एक्सपोर्टर शॉर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज द टेनर ऑफ द बिल इज चेंज। एक्सपोर्टर को भाई अपना ना, एक्सपोर्टर क्या करने वाला था, एक्सपोर्टर को क्या करना था, अपना वो बेचना था बराबर। जो भी डॉलर, कोई भी डॉलर मिलता, यूरो मिलता, कुछ भी स्विस फ्रैंक, तो उसको स्विस फ्रैंक बेचना था क्योंकि भाई उसको कलेक्ट होने वाला था। तो बैंक क्या किया, बैंक ने बाई किया होगा उससे बराबर। बैंक अगर बाई किया है पार्टी से तो वो दूसरे बैंक में जाके क्या करेगा, सेल करेगा, तभी तो हेज हुआ। तो यहाँ पे 32.4 पे क्या किया था उसने, बाई किया था। यहाँ पे क्या किया, सेल किया, ठीक है। इन सिंगापुर मार्केट द स्विस फ्रैंक वे कोटेड अगेंस्ट डॉलर्स एज अंडर, ये दिया हुआ है, एंड इन द इंटरबैंक ये किया हुआ है। कैलकुलेट द कैंसिलेशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर इफ एक्सचेंज मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द बैंक इज 0.1% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। खरीद बेच पे एक 10 पैसा लगाता है वो बताओ। पहले क्या, अभी हमें पता है कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोले थे, कल भी मैंने समझाया था कि भाई फाइनाइट होता है। तो जो फाइनाइट होता है उसको भाई आप पहले जाओ बाद में जाओ कभी भी जाओ कैंसिल करना पड़ता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट को कुछ भी नहीं कर सकते बराबर, क्योंकि इसका वैलिडिटी टाइमलाइन रहता है। तो मेरे को पहले कैंसिल करना पड़ेगा। हमने कितना में किया था, 32.4 में, ठीक है। तो वो 25 मार्च को गया, ठीक है। उसको प्रीमियम देना पड़ेगा सर। प्रीमियम कौन सा लेंगे, हम कौन सा लेंगे, ये और ये क्यों लेंगे सर, ऐसा ये समझो। अभी हमें क्या करना था, हमने बैंक क्या किया था, बैंक ने बाई किया था बराबर, और बैंक ने सेल भी किया था। अब अगर बैंक को ये जो इंटरबैंक मार्केट में जाएगा बैंक, बैंक क्या करेगा, डॉलर को क्या करेगा, फिर बाई करेगा बराबर। तो मैं कौन सा रेट लूंगा, 49.4455 लूंगा या 49.430 लूंगा। ऑब्वियसली 4455, तो 49.4455 लूंगा। उसका प्रीमियम ऐड कर दिया तो ये मेरा फॉरवर्ड रेट आ गया। इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दूंगा 49.8655 इंटू 0.1%, ये मेरा फॉरवर्ड रेट हो गया। यूएसडी स्विस फ्रैंक 1 मंथ बाइंग रेट क्या है, 1.5150, ठीक है। तो मेरा स्विस बैंक स्पॉट स्वेलिंग हो गया 49 पॉइंट। ये क्रॉस रेट हमें निकालना है, ये क्रॉस रेट हमने निकाला, इसको राउंड ऑफ करना कर लो। बैंक बाइस अंडर ओरिजिनल 32.4, बैंक सेल्स अंडर कैंसिलेशन 32.9475। तो ये डिफरेंस इसको पेबल इतना करना पड़ेगा 54,750। क्वेश्चन समझ आया क्या। तो पहले हमें क्या करना है, देखो सिंपल हिसाब है कि भाई मैंने बैंक के साथ एक, बैंक ने क्या किया, कस्टमर के साथ एंटर किया कि भाई मैं तेरे से स्विस फ्रैंक ले लूंगा। उसने क्या किया, तुरंत स्विस फ्रैंक को क्या किया, लोकल इंटरबैंक मार्केट में भी बेच दिया। सही है, सब तक तो सही था। 25 अप्रैल का था ड्यू डेट के पहले 25 मार्च का एक्सपोर्टर आया, बोला कि भाई मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं जाके सेल करना चाहता हूँ आपको, मैं कैंसिल करना कैंसिलेशन करना चाहता हूँ। तो जो भाई कैंसिल करना चाहूंगा तेरे को चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज कितना देना पड़ेगा, जितना मेरे को खर्चा लग रहा है उतना देना पड़ेगा। सर क्या खर्चा लग रहा है, कैसे पता चलेगा, पहले मैं देखूंगा इंटरबैंक में मेरा यूएस डॉलर मेरे को कितना खरीदना है या बेचना है। तो मेरे को कितना यूएस डॉलर खरीदना, मेरे को खरीदना 49.445 प्लस 49 प्लस 42 प्रीमियम, मतलब फॉरवर्ड रेट पे क्या खरीदना है मेरे को, वो करूंगा और मैं स्पॉट फॉरवर्ड ही कन्वर्ट करूंगा उसको 1.5150 पे। तो कन्वर्ट करने के बाद मेरे को पता चला कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में 32.4 में खरीदने वाला था, बट अभी वो जब सेल कर रहा है वो कर रहा है 32.9475 पे, बराबर है ना। अगर कैंसिल करना रहेगा, बैंक खरीदा 32.4 पे, बैंक बेचा 32.9475 पे, तो डिफरेंस कौन पेबल करेगा, ऑब्वियसली कस्टमर करेगा, 0.5475, ठीक है। तो 54,750। समझ आया क्वेश्चन नंबर 45, हाँ या ना। देखो सारे क्वेश्चन इजी है, ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज आपको थोड़ा समझ के चलनी, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स हो सकते हैं, तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना। फॉरेक्स के जो कुछ चैप्टर्स है, कल तक हमने जो भी किया था दैट वाज सुपर फाइन, ठीक है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिकॉज दोज वर इजी। हमने जो आज स्टार्टिंग किया क्वेश्चन नंबर 35 या 37 से, उसमें क्या हुआ, हमें एक सबसे पहले पता चला फॉरवर्ड पॉइंट,
फिर हमने देखा कि हर 3 तरह का हेजिंग होता है, कौन सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फिर हमने समझा कि पेएबल अगर होगा तो मेरे को सबसे कम से कम देना चाहिए, वो ऑप्शन लूँगा मैं। अगर मेरे को रिसीवेबल है तो सबसे ज़्यादा जिस पे पेमेंट मिलेगा मेरे को, मैं वो लूँगा। फिर अभी हमने क्वेश्चन देखा कि भाई अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कुछ है और उसपे मेरे को बीच में कुछ कैंसल करना है, तो वो कैसे होगा? जैसे हमने लेट डिलीवरी देखा था, एक्सटेंड वाला देखा था कि ड्यू डेट पे आके एक्सटेंड किया और ये क्या बोला वो एक्सटेंड किया था। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन बोला मेरे को कि भाई वो कैंसल ही कर दिया। तो ये चीज़ हम देख के करेंगे। समझ आया? हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। क्वेश्चन 46 क्या बोलता है? योर फॉरेक्स डीलर हैड एंटर्ड इनटू अ क्रॉस करेंसी डील एंड हैड सोल्ड यूएस डॉलर 10 लाख अगेंस्ट यूरो at $1 equals to euro 1.4400 for spot delivery. However, later during the day, the market became volatile and the dealer in the compliance with his management's guideline had to square up the position when the quotations were ये. What will be the gain or loss in the transaction? देख के क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, आपको लगेगा क्वेश्चन आप ऐसे निकाल लोगे, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज आई विल से अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड हाँ हार्ड क्वेश्चन। क्यों सर हार्ड है पहले समझो, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोलता है? ये फॉरेक्स डीलर हैड एंटर्ड इनटू अ क्रॉस करेंसी डील। आपको क्या पता है ये फॉरेक्स डीलर कहाँ का है? इंडिया का, पाकिस्तान का है, यूएस का, यूके का, कहाँ का पता नहीं आपको। तो आपको बोला है क्रॉस करेंसी मतलब आप कहीं और बैठे हो, कोई और करेंसी में खेल रहे हो। इतना तो समझ आना चाहिए। नहीं आएगा एग्जाम में, पहली बार अगर क्वेश्चन आएगा 95% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बोल पाएँगे जो आंसर में चाहिए। आप एक हाफ क्वेश्चन हाफ आंसर करके आ जाओगे, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन को प्लीज़ मार्क कर लो कि सर ये क्वेश्चन आपको देख के ही जाना है। ये फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम भी देख के जाना है, बराबर? क्वेश्चन क्या है समझो। मेरे को बोला कोई एक फॉरेक्स डीलर है, भाई वो क्रॉस करेंसी डील में एंटर किया। क्रॉस करेंसी जब भी बोला है, वो कोई दूसरे करेंसी में एंटर किया और उसका होम करेंसी दूसरा है, ये समझ के चलना है। वो क्या किया हैड सोल्ड यूएस डॉलर 10 लाख अगेंस्ट यूरो। मतलब यूरो के अगेंस्ट डॉलर बेचा है। तो ना ही उसका होम करेंसी डॉलर है, ना ही उसका होम करेंसी यूरो है। ठीक है? उसने क्या किया है, डॉलर 10 लाख बेच दिया अगेंस्ट यूरो 1.440। तो कितना यूरो का माल बेचा उसने? 10 लाख इंटू 1.4400, 14,40,000 का माल बेचा उसने, बराबर? ठीक है? 14,40,000 का माल उसने बेचा। फिर बोलता है ड्यूरिंग द डे में क्या मार्केट वोलेटाइल हो गया, इंट्राडे मार्केट होगा और उसको डर लगा कंप्लायंस का जो नियम है तो उसके हिसाब से उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब उसने क्या किया था, उसने डॉलर क्या किया था, सेल किया था। बराबर सुबह 9:30 बजे उसने डॉलर सेल किया था। अगर उसने 9:30 बजे सुबह डॉलर सेल किया तो शाम को 5:30 बजे या 6 बजे वो क्या करेगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए? बताओ। स्क्वायर ऑफ करने के लिए उल्टा करेगा ट्रेड अपना, भाई बंद करना है ना, खरीदा होगा तो बेचा होगा, बेचा होगा तो खरीदेगा। उसने क्या किया था, बेचा था तो वो क्या करेगा, बाई करेगा मार्केट में। क्या रेट पे करेगा वो मेरे को निकालना है पहले। वो निकाल के मेरे को बोलना है लॉस या प्रॉफिट क्या है, ये आप करके आओगे। बट क्वेश्चन क्या बोला है ना, मेरे को बोला है पहला ही बोल दिया था क्रॉस करेंसी डील। अब मेरे को देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्पॉट यूएस डॉलर आईएनआर दिया मेरे को। अब आईएनआर का सर क्या मतलब है? मतलब भाई ये जो डीलर है ना, ये आपका इंडियन डीलर है। ये आपका बैंक में बैठा हुआ इंडियन डीलर है थॉमस कुक का। मतलब मेरे को क्या बोला, रूपी पर डॉलर का रेट दिया हुआ है, रूपी पर डॉलर का मार्जिन दिया हुआ है 1 महीना 2 महीने का, स्पॉट दिया हुआ है, फॉरवर्ड दिया हुआ है। सर मेरे को फॉरवर्ड से यहाँ क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है आपको क्योंकि आप स्पॉट पे काम कर रहे हो। सुबह बेचे हो, शाम को निकल जा रहे हो। तो भाई मेरे को स्पॉट से काम है। नहीं समझो क्या हुआ? मैंने सुबह 14,40,000 का माल बेचा यूरो, ठीक है? अब मेरे को खरीदना है, क्योंकि मैं भाई बेच दिया हूँ तो मेरे को इंट्राडे पे खरीदना है। मैं क्या रेट पे खरीदूँगा? मैं यूरो 1.440 पे खरीदूँगा या 4450 पे खरीदूँगा बताओ? 1.4440 या 50? सर 4450 क्यों? मेरे को बोला था यूरो डॉलर का रेट दिया हुआ था, बराबर? 1.4400, 1.4450। मैंने सुबह क्या किया था, डॉलर बेचा था, तो माइट भी मैंने ये रेट पे बेचा हो, अज्यूमिंग कि अगर स्पॉट पे भी यही होता, ठीक है? 4400 दिया वही है। मेरे को अब जब खरीदना है, जब मेरे को खरीदना, सामने वाला पार्टी क्या करेगा, बेचेगा। तो वो क्या रेट पे बेचेगा, 1.4450 पे। तो मैं सुबह बेचा था 1.4400, खरीद रहा हूँ 1.4450, तो लॉस क्या हो, 0.005, बराबर? मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। तो मैंने 5,000 का लॉस किया। मैं शाम को 6 बजे बैठ के मैं देखा 5,000 यूरो का लॉस किया था। द मेन पार्ट इज़ कि मैंने जो लॉस किया वो आईएनआर पे नहीं किया, मैं दूसरे करेंसी पे 5,000 लॉस किया हूँ। भाई अब मेरे घर पे क्या यूरो है? आरबीआई क्या यूरो मानेगा? नहीं, आरबीआई बोलेगा भाई मेरे को रूपी करेंसी मा गांधी जी चाहिए। तो गांधी जी के लिए मैं क्या करूँगा, यूरो
अब मेरे को ये सल्टाना है, बराबर? इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूरो और आईएनआर का रेट नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉलर खरीदूँगा, बराबर? अब मैं डॉलर क्या रेट पे खरीदूँगा, 1.440 पे। मेरे को डॉलर अगर खरीदना है अब, भाई यूरो अगर, ये तो पहले मैंने ट्रांज़ैक्शन कर लिया, करके मेरे डीमैट अकाउंट में दिख रहा है भाई 5,000 यूरो का मैंने लॉस किया है। व्हेन आई हैव मेड अ लॉस ऑफ 5K यूरो, तो उसके लिए मेरे को कन्वर्ट करके भाई मेरे को लास्ट में मेरा घर पे 7 बजे या 11 बजे जब मार्केट क्लोज़ हो रहा है, मेरे को रोकड़ा में चाहिए करेंसी में, इंडियन करेंसी में, कि कितना लॉस है, कितना फ़ायदा हुआ है। तो भाई ये यूरो के लिए मैं क्या करूँगा, जाके मेरे को डॉलर में बेचना। सर आईएनआर में क्यों नहीं, भाई आईएनआर का रेट नहीं दिया मेरे को। देता तो मैं यूरो को डायरेक्ट आईएनआर से कन्वर्ट करता। अब मेरे को क्रॉस रेट निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कौन से रेट लूँगा, कि भाई डॉलर मेरे को खरीदना है यूरो बेचने के लिए, 1.4400 मैं लूँगा, बराबर? इस पे मैं बेचूँगा। लेकिन मेरे पास घर पे डॉलर है कि नहीं है? मेरे को डॉलर खरीदना, मेरे को डॉलर खरीदना पड़ेगा, बराबर? तो मैं डॉलर क्या रेट से खरीदूँगा? 31.45 से, बराबर? तो 31.45 और 1.440 मैं लेके चलूँगा। तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, 31.45 डिवाइडेड बाय 1.4400, तो मेरा रेट हो जाएगा 21.8043। ये मल्टीप्लाइड बाय 5K, ये मेरा लॉस है 1,09,201 रुपया। ठीक है? ये भूल जाओ। समझ आया क्या क्वेश्चन? भाई मेरे को बोला था नेट लॉस निकलना, अगर यहाँ पे बोल देता ना व्हाट विल बी द गेन और लॉस इन द ट्रांजैक्शन इन रूपी टर्म्स, क्वेश्चन इजी था फिर। देन देयर वाज नो प्रॉब्लम, देन का द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। नाउ द हार्ड पार्ट इज कि मेरे को बोला व्हाट विल द गेन और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। 95% बंदे यूरो 5K करके आ जाएंगे। भाई भूल जाओगे आप, मैं आप बोलोगे सर कोई इजी है, इजी है, बट द पॉइंट इज आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। दिस इज वेयर आई एम टेलिंग यू टू एंगेज इन द क्वेश्चन। ठीक है? कि फॉरेक्स डीलर वाला जो क्रॉस करेंसी, प्लीज मार्क इट, क्वेश्चन 46। ठीक है? 47 ठीक है, 48 भी ठीक है। चलो क्वेश्चन 49 करते हैं। ठीक है? क्या बोलता है, योर बैंक्स लंदन ऑफिस हैज सरप्लस फंड टू द एक्सटेंड ऑफ $5 लाख। आपका लंदन ऑफिस में $5 लाख है, बराबर? आपका होम, आपका प्राइस करेंसी, होम का बेस करेंसी क्या है फॉर लंदन, दैट इज पाउंड्स। बट आपको कितना मिला है, $5 लाख, बराबर? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 महीना। द कॉस्ट ऑफ द फंड्स टू द बैंक इज 4% पर एनम, 4% आपका ब्याज है। इट प्रपोजेस टू इन्वेस्ट दिस फंड्स इन लंदन, न्यूयॉर्क या फ्रैंकफर्ट। लंदन पे भी कर सकता है, न्यूयॉर्क पे भी कर सकता है, फ्रैंकफर्ट। तो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा। मतलब आपको लंदन में मिला तो लंदन में इन्वेस्ट करके देखो, आपको न्यूयॉर्क में जाओ, उसको न्यूयॉर्क के मार्केट में इन्वेस्ट करो, या फ्रैंकफर्ट मतलब आपका यूरो मार्केट पे इन्वेस्ट करो, एंड ऑब्टेन द बेस्ट यील्ड। कौन सा सबसे फायदा होगा ये बताओ। खर्चा लेकिन मेरे को भाई 4% ही लगने वाला है। ठीक है? मेरे को अब क्या रिटर्न मिलेगा वो देखना है। विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क टू द बैंक, मेरे को कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं चाहिए। फॉलोइंग रेट दिया हुआ है मेरे को, तो मेरे को लंदन का रेट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रेट 8%, न्यूयॉर्क 8%, फ्रैंकफर्ट 3%। मार्केट रेट्स मेरे को दिया हुआ है, लंदन एंड इन द मार्केट रेट्स इन लंदन फॉर यूएस डॉलर इन यूरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मेरे को जो दिया हुआ है, मैं लंदन का बंदा हूँ, ठीक है? मेरे को रेट दिया हुआ है डॉलर का एंड यूरो का, डॉलर का एंड यूरो का। तो मेरे को बोला लंदन और न्यूयॉर्क, मतलब डॉलर बाई यूरो, पाउंड, ये मेरे को रेट दिया हुआ है। ठीक है? लंदन और फ्रैंकफर्ट मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है, यूरो बाई पाउंड, ये मेरे को रेट्स दिए हुए हैं। समझ आया? एट विच सेंटर विल बी द इन्वेस्टमेंट बी मेड, कहाँ पे करूँ, लंदन में करूँ, फ्रैंकफर्ट में करूँ, या फिर न्यूयॉर्क में करूँ, एंड मेरा फायदा नुकसान क्या होगा देखो। तो पहले मैं देखता हूँ लंदन में करता हूँ। भाई लंदन में मेरे को कितना मिला हुआ है, $5 लाख मिला हुआ है। मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, पाउंड्स में, इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ जब मेरे को अभी क्या करना है, डॉलर बेच के पाउंड खरीदना है। जब मैं पाउंड खरीदूंगा, अगर मेरा बेस करेंसी यही है और रेट दिया हुआ है 5.50, 1.5390, तो मैं क्या करूंगा, पाउंड मेरे को खरीदना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, 1.5390, बराबर? डिवाइड या मल्टीप्लाई आपको पता ही, आई एम नॉट गोइंग देयर, तो $5 लाख डिवाइड बाई 1.5390, इतना मेरे को पाउंड्स मिलेगा। अब ये पाउंड मैं इन्वेस्ट करूंगा क्या रेट पे करूंगा, 8%, सॉरी 5% रेट पे करूंगा, बराबर? तो मेरे को टोटल नेट में मिल जाएगा 3,28,947, बराबर? 3 महीने में। अब मेरे को देखना है कि मेरा खर्चा कितना लगा, तो मैंने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, उसमें खर्चा था 3, उसमें खर्चा था मेरे को 4% करके, बराबर? 5 लाख इंटू 4% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, दैट इज 5,000। तो मेरे को टोटल 5,05,000 खर्चा है। ये मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट करना है, बराबर?
3 महीने बाद अगर मेरे को पेमेंट करना है, मैं कौन-सा पकड़ूँगा? ये वाला रेट पकड़ूँगा। मतलब 1.5350 प्लस 0.008 1.543 समझो ना आप 3 आप पहले अभी क्या करो पाउंड खरीद रहे हो, बराबर? अब आपको डॉलर में जब आपको जब इक्विवेलेंट डॉलर जो है, उसको जब बेचना रहेगा आप 1.5430 पे खरीदोगे, बराबर? 1.5350 1 पॉइंट प्लस 0.008 सर 1 महीना 2 महीना नहीं पकड़े क्योंकि भाई मेरे को 3 महीना बाद का हिसाब निकालना है। 1.5430 पे कर दिया मैं, तो मेरे को नेट पे 1,1662 पाउंड का प्रॉफिट होगा, अगर मैं लंदन मार्केट पे इन्वेस्ट करता हूँ। नाउ न्यूयॉर्क पे देखते हैं भाई 5 लाख डॉलर है मेरा, मेरे को इन्वेस्ट करने से 8% मिलेगा, खर्चा है 4%, तो 4% मेरे को नेट रेट पे 4% मिलेगा, तो 5 लाख इंटू 4 मतलब 5,000 मिलेगा। तो नाउ दिस 5,000 को व्हाट आई विल डू इज कन्वर्ट एट द रेट ऑफ मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 3 महीने बाद 1.5475 पे, बराबर? तो मैं ये वाला कर लिया पहले न्यूयॉर्क वाला, नाउ व्हाट विल डू इज फ्रैंकफर्ट पे। फ्रैंकफर्ट के लिए क्या करेंगे? पहले 5 लाख जो डॉलर है मैं उसको यूरो पे कन्वर्ट करूँगा। अब यूरो पे कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें पता ही है। हम क्या करेंगे हमें डॉलर और यूरो का रेट चाहिए। डॉलर और यूरो का हमें हमारे पास है क्या? नहीं। हमारे पास क्या है डॉलर और पाउंड का है, डॉलर और पाउंड का है, यूरो और पाउंड का है। तो हम इसे क्रॉस रेट से निकालेंगे। क्रॉस रेट से हमारा निकल गया 1.8260 डिवाइड बाय 1 पॉइंट ये वाला निकल गया। इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख। तो ये इतना मेरा यूरो आ गया। इसको मैं इन्वेस्ट करूँगा 3% पे, तो इतना मेरे को यूरो मिल गया 3 महीने बाद। इसको नाउ आई विल कन्वर्ट इन दी फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट यहाँ पे क्या होगा सर? 1.8290 1.8290 प्लस 65 1.82 1.8290 माइनस 0.0140 सर माइनस क्यों किया? बिकॉज बाबू देखो बीड और आस्क में आस्क नीचे है, कम है। वेन एवर दी आस्क इज लोअर मतलब भाई वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, तो आप माइनस कर दोगे, ठीक है? तो इसको मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा रेट आया, इससे मैं मल्टीप्लाई किया 597 मल्टीप्लाइड बाई ये इतना मेरे को पाउंड आया। लेस मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था 3,27,000, तो इतना मेरे को 2,00,000 का फ़ायदा है। तो मेरे को तीनों में से कहाँ फ़ायदा है? अगर मैं फ्रैंकफर्ट पे करता हूँ 2,000 मिलेगा, न्यूयॉर्क पे करता हूँ तो मेरे को 3,200 मिलेगा, लंदन में करता हूँ तो 1,600 मिलेगा, तो बेटर इज़ जो न्यूयॉर्क पे इन्वेस्ट करना, तो कर देंगे। क्वेश्चन 50 हटाओ, 51 हटाओ, ओके क्वेश्चन 51 ये क्वेश्चन है लोरो, वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो का। अभी आपको पता है नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो क्या होता है, पता है क्या? बताओ जल्दी से। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। मैंने कभी लिंक्डइन पे भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, अगर वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन से डाला था, प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। बेसिकली नोस्ट्रो वोस्ट्रो लूडो अकाउंट क्या होता है समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी बैंक। हमने 3 बैंक लेना है, एचडीएफसी बैंक, जेपी मॉर्गन लेना है, सिटी बैंक लेना है और आईडीबीआई बैंक लेना है। मैंने वही एग्जांपल वहां दिया था, तो बेटर है वो मैं समझाऊं तो आप कनेक्ट कर पाओगे। मान लो नाउ आई एम टॉकिंग ऑन रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बोलता है, एचडीएफसी बैंक के हिसाब से नोस्ट्रो अकाउंट क्या होगा? होगा अगर मान लो एचडीएफसी बैंक का कोई जेपी मॉर्गन यूएसए के साथ कोई बैंक कोई अकाउंट है, वो होगा नॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब मेरा अकाउंट आपके साथ। एचडीएफसी बोलेगा मेरा अकाउंट जो आपके साथ है दैट इज माय नॉस्ट्रो अकाउंट। क्या है? नॉस्ट्रो, मेरा आपके साथ। अब सर एचडीएफसी बैंक जेपी मॉर्गन में खोलेगा क्यों? बिकॉज बाबू एचडीएफसी बैंक इंडियन बैंक के बराबर, जे इंडिया पे यूएस पे उसको अगर काम करना है, कोई सेटल मान लो आज मैं गया उसके पास, मैं बोला भाई मेरे को एक स्टूडेंट आया है सीएफए के, यूएस का स्टूडेंट है, मेरे को उसने डॉलर दिया है। अब मैं डॉलर तो यहाँ पे खर्च नहीं कर पाऊँगा, मैं डॉलर पे तो एम्प्लॉयी को पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, बराबर? तो मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास कि भाई ये सेटल कर दो, ठीक है? अब सेटल कर आप बोलोगे सर फॉरेक्स, आई एग्री फॉरेक्स का ही पार्ट है, बट अब वो एक्सचेंज कर देगा, दैट इज सेपरेट थिंग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वहाँ जाके सेटल करना है, सोच के चलो वहीं सेटल करना था। तो एचडीएफसी बैंक जाएगा अपना अकाउंट जेपी मॉर्गन के पास कि भाई ये वाला बिल सेटल कर दे। समझ आए? मेरे बिहाफ पे तू कर दे और मैं वो अब मेरे हिसाब से कर लेगा। वो मेरे साथ कर लिया, वो वहाँ पे अपना सेटल कर लिया। समझ आया? ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट, मेरा अकाउंट आपके साथ। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है समझते हैं? वॉस्ट्रो होता है योर अकाउंट विथ अस। मतलब मान लो अब जैसे मेरे को जेपी मॉर्गन में खोलना पड़ा, सेम में कोई फॉरेन बैंक को मेरे साथ खोलना पड़ा होगा, बराबर?
क्योंकि इंडिया पे ट्रेड करने के लिए मान लो सिटी बैंक को खोलना पड़ा। सिटी बैंक को भाई रुपी में काम करना है, तो सिटी बैंक क्या करेगा, मेरे पास आएगा और बोलेगा कि भाई सर आपके साथ मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ रुपी अकाउंट। तो 2 चीज़ हमने सीखा एचडीएफसी बैंक के पर्सपेक्टिव से। एचडीएफसी बैंक अगर कोई दूसरे बैंक के साथ खोलता है कोई अकाउंट दैट इज़ नॉस्ट्रो अकाउंट, मेरा अकाउंट आपके साथ। एचडीएफसी बैंक के साथ अगर कोई अकाउंट खोलता है दैट इज़ माय वो वॉस्ट्रो अकाउंट, आपका अकाउंट मेरे साथ। एंड लोरो अकाउंट मतलब क्या, देयर अकाउंट आपके साथ। मतलब दूसरे का अकाउंट आपके साथ। अब कैसे हो गया? मान लो अब आईडीबीआई बैंक को पेमेंट करना है कुछ, ठीक है? आईडीबीआई बैंक का ना ही जेपी मॉर्गन के साथ पेमेंट है, ना ही सिटी बैंक के साथ पेमेंट है। लेकिन आईडीबीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को पता है, ठीक है? तो आईडीबीआई क्या करेगा, जाके बोलेगा एचडीएफसी बैंक को, "सर, आप मेरे बिहाफ़ पे जेपी मॉर्गन को बोल के ये सेटल करवा दो ना।" बराबर? कि मेरे बिहाफ़ पे आप ये करवा दो, मैं आपको दे दूँगा। तो देयर अकाउंट विथ यू, जैसे 2-3 दोस्त करते हैं, बराबर? मान लो मेरा आपसे दोस्ती है, बस सामने वाले से दोस्ती नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरे को उससे काम करवाना है कुछ। कोई काम है कि वही कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। तो मैं आपको बोलूँगा आपको उसके साथ दोस्ती है, आप उसको जाके बोलो मेरे लिए कर दे वो काम। सर क्यों करेगा? अगर दोस्ती नहीं है, भाई पैसे के लिए करेगा वो। समझ आया क्या? पैसे के लिए सब कोई सब कुछ करता है, ठीक है? फाइनेंस टर्म में, सच में नहीं करता लाइफ में। पैसा अलग चीज़ होता है, लाइफ एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? समझ आया क्या क्वेश्चन नंबर 51 माने लोडो वोडो नोस्ट्रो अकाउंट समझ आए, उसकी बिहाफ पे ये क्वेश्चन है। अब जब हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे हम लोग को 2 तरह का अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। एक हो गया कैश अकाउंट, भाई मेरा कितना कैश लेन-देन हुआ आपके साथ। सेकंड हो गया मेरा एक्सपोज़िशन क्या आपके साथ, क्योंकि मैं फॉरवर्ड बेच रहा हूँ, फॉरवर्ड खरीद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। ये जो मैं फॉरवर्ड खरीद रहा हूँ, बिल खरीद रहा हूँ, बिल बेच रहा हूँ, ये जो है, इसका भी तो एक मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। नेट में मेरा एक्सपोज़र कितना आपके साथ एंड नेट में मेरा कैश अकाउंट में एक्सपोज़र कितना, 2 अकाउंट मेंटेन करना है। तो बोलता है यू एज़ अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज हैव द फॉलोइंग पोज़ीशंस इन स्विस फ्रैंक ऑन 31 अक्टूबर 2009। आपका बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट है 1 लाख, तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, बराबर? ओपनिंग पोज़ीशन ओवरबॉट, आपने ओवरबॉट खरीदा था 50,000। आपने ज़ुरिक में अभी नया एक बिल लिया है 80,000 का। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी 60,000। फॉरवर्ड परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, आपने जो कोई फॉरवर्ड परचेज़ किया था कॉन्ट्रैक्ट को उसको कैंसल कर दिया। जो अपने फॉरवर्ड टीटी को सोल्ड किया था, उसको आपने रेमिट कर दिया। एंड ड्राफ्ट ऑन ज़ुरिक कैंसल, जो आपने ड्राफ्ट कुछ लिया होगा वो कैंसल कर दिया। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रैंक 30,000 इन देयर नॉस्ट्रो अकाउंट? मतलब आपको मिनिमम आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में 30,000 रुपया रखना है, मान लो रुपया एक बार पकड़ के चलो। एंड कीप एज़ ओवरबॉट पोजीशन ऑन स्विस फ्रैंक 10,000, आपको 30,000 रुपया रखना है और आपका जो पोजीशन है वो 10,000 ओवरबॉट रखना है। तो क्या करोगे? पहला बैलेंस चेक करोगे। कैसे? पहले मैं करूँगा एक्सचेंज पोजीशन, ठीक है? मैं परचेज़ करता हूँ, सेल दोनों अपना अकाउंट बनाएँगे जैसे डेबिट क्रेडिट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ओवरबॉट, मैंने ज़्यादा खरीद के बैठा हूँ, तो 50,000 मैं खरीद के बैठा हूँ, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, बराबर? फिर मैंने क्या किया था, बिल ऑन परचेज़ देखो, तो फिर मैंने क्या किया था, बिल ऑन परचेज़ खरीदा था, तो प्लस हो जाएगा। सोल्ड सोल्ड अ फॉरवर्ड टीटी मैंने माइनस हो जाएगा। फॉरवर्ड परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, अगर मैंने कुछ खरीदा था तो वो मैंने परचेज़ या बिल बोला था ना, फॉरवर्ड परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, तो वो भी मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है? माइनस हो जाएगा। टीटी सेल्ड सोल्ड तो 75 वो सेल में आ जाएगा। ड्राफ्ट ऑन ज़ुरिक कैंसल, तो आपने जो ज़ुरिक पे ये जो ड्राफ्ट बनाया होगा कोई वो कैंसल किया है, तो 30K का, बराबर? तो आपका नेट कितना हुआ? आपने टोटल परचेज़ किया 50,000, 80,000, 30,000, ठीक है? तो 1,60,000 एंड आपका सेल हुआ 1,65,000, तो आपने नेट ओवरसोल्ड करके रखा है 5,000 का, आपने ओवरसोल्ड किया 5,000 का। बराबर? आपने ओवरसोल्ड कितना किया? 5,000 का। तो आपको क्या करना है? आपको बोला था कि मिनिमम 10,000 का ओवरबॉट करना है, तो आपको और 15,000 का कुछ काम करना पड़ेगा। 15,000 का कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरबॉट सिचुएशन में आओगे। बिकॉज़ आज के डेट पे आप ओवरसोल्ड हो, ओवरसोल्ड बाय 5K, बट व्हाट शुड बी माय पोजीशन? ओवरबॉट, बराबर? तो मेरे को कितना करना है? आज अगर मैं 5,000 का क्रेडिट लेके बैठा हूँ, मेरे को 10,000 का डेबिट में जाना है, तो प्लस 10 15,000 का डेबिट करूँगा, तब जाके मेरे को 10,000 आएगा, बराबर? सेम चीज़ मैं नॉस्ट्रो कैश में भी करूँगा। मेरा ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, मैंने बेचा तो मेरे पास खर्चा लगा मेरा 75, नेट नेट पे मेरा 25 का क्रेडिट बैलेंस था। मेरे को बोला था कितना क्रेडिट बैलेंस रखने? 30,000, तो मेरे को 5,000 का और कुछ करना पड़ेगा। तो क्या बोला, द बैंक हैज़ टू बाय स्पॉट 5,000 से स्पॉट पे, क्यों? बिकॉज़ वो मेरे को ओवरबॉट सिचुएशन में लेके नहीं जाना है, तो मैं स्पॉट ही काम करूँगा।
तो मेरा 30K हो जाएगा। दिस शुड ब्रिंग डाउन ओवरसोल्ड पोजीशन आल्सो टू नील। अगर मैं 5000 में आज कर लूँगा, तो ये मेरा नील हो गया बिकॉज़ मेरा यहाँ 5K ही एक्स्ट्रा था ओवरसोल्ड, तो प्लस माइनस करके 0 हो गया। अब मेरे को नया एक 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं ओवर ये जो 22 स्पॉट किया ना, ये जो अगर 22 स्पॉट ये बाई नहीं 22 स्पॉट नहीं करके अगर फॉरवर्ड करता, तब क्या मेरा कैश पोजीशन में इफेक्ट आता? सर नहीं। क्यों नहीं आता? आज मान लो फॉरवर्ड और स्पॉट में डिफरेंस क्या है? स्पॉट मतलब आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा, बराबर? आज आप कुछ खरीदो, आज आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप अगर डीमार्ट में जाओगे, आपको क्या क्रेडिट पे माल मिलेगा? नहीं। आपको बोलेगा भाई कैश दो, माल लेके जाओ। लेकिन यही अगर आप घर के बाजू वाले किराने पे जाओगे, आप बोलोगे सर आपको 2 दिन बाद देता हूँ, चलेगा क्या? बोलेगा हाँ सर चलेगा। तो दैट इज़ आप क्रेडिट पे माल ले रहे हो, आप स्पॉट पे नहीं ले रहे हो। आप स्पॉट पे लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड मैंने स्पॉट पे क्यों लिया? बिकॉज़ मेरा कैश पोजीशन को भी अफेक्ट करना था। अगर बोलता कि भाई तेरा कैश पोजीशन 25,000 का 25,000 ही रहने दे, बस तू अपना पोजीशन को चेंज कर, तो मैं यहाँ पे स्पॉट बाय नहीं करता, मैं डायरेक्टली 15,000 का मैं फॉरवर्ड ही बाय करता। समझ आया क्या क्वेश्चन? आंसर समझ आया? मैं अगर मेरे को क्वेश्चन में बोलता आपका कैश पोजीशन जो भी एंड में रहता है, ये जो 30,000 वाला लाइन नहीं लिखा रहता और मेरे को बोलता कि भाई आपको 25,000 आपको जो भी बैलेंस बचता वही रहने देना। तो आई विल नॉट बाय स्पॉट, देन आई विल बाय एट फॉरवर्ड ओनली और सेल एट फॉरवर्ड जो भी होता मेरा। बट मेरे को बोला भाई तेरा स्पॉट कैश पोजीशन को भी हिलाना पड़ेगा, जो भी है प्लस माइनस करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना अगर मेरे को कैश पोजीशन को ऊपर-नीचे करना, आई हैव टू प्ले विथ स्पॉट। स्पॉट बाय करना या सेल करना, लिख लो कहीं पे। इफ यू हैव टू मूव योर कैश पोजीशन कहीं पे भी, यू हैव टू प्ले विद द स्पॉट। अगर आपको ओनली यू हैव टू प्ले विद द पोजीशन, देन यू हैव टू डू प्लस एंड माइनस विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आया क्या क्वेश्चन नंबर 51? ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 51 तक ये इंस्टीट्यूट का है, बराबर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाहर के, मतलब आरटीपी एमटीपी के। सी ऑल द क्वेश्चंस आई एम डूइंग, all the questions are of the RTP, MTP, past question papers and institute के and illustration. Nothing, no question is done मतलब framed by my, ठीक है? मैं कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किया है। सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर? ये थोड़ा नोट लेके चलना। क्वेश्चन 52 नहीं, 53 नहीं, सारे क्वेश्चंस रिपीट है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। आरटीपी नवंबर 23 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोलता था? फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड द फ्रेंच फ्रैंक। द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 7.05 फ्रैंक पर डॉलर। मतलब $1 मतलब 7.05 फ्रैंक, बराबर। कंप्लीट द मिसिंग इंटरेस्ट। तो मेरे को बोला गया डॉलर इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंडेड 3 महीने का दिया हुआ है, 6 महीने का दिया हुआ है, 1 साल का नहीं दिया हुआ है। क्या निकालना है? 1 साल का। फ्रैंक इंटरेस्ट रेट मेरे को 6 महीने का निकालना है। फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर मेरे को 3 महीने 6 महीने दोनों का निकालना है। फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक मेरे को बस 3 महीने का निकालना है। समझ आए? अब मेरे को मिसिंग एंट्रीज निकाल। अब मेरे को बताओ, हमें पता है एक थ्योरी होता है आईआरपी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, बराबर। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है भाई? आपका फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू और इट विल इवॉल्व एज पर द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। मतलब आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो होगा उसके हिसाब से निकलेगा। अब मेरे को बात बताओ कि मैं 3 महीने का क्या फॉरवर्ड निकाल सकता हूँ विद द आईआरपी? हाँ सर, कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि मेरे को 3 महीने का मेरे को डॉलर का भी रेट दिया हुआ है, फ्रैंक का भी दिया हुआ है, स्पॉट मेरे को दिया हुआ ही था। तो मैं 3 महीने का फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ आईआरपी। देखो कैसे निकालेगा। मेरे को फॉर्मूला इज एफ बाई एस इंटू 1 प्लस फ्रैंकफर्ट और यहाँ पे डॉलर, बराबर। तो मेरे को एफ निकालना है। एच दिया हुआ है 7.05, एफ भी दिया हुआ है 0.195, बट दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। 3 महीना करने से डिवाइड बाई 4 करके मैं निकाल लिया 7.19, मतलब मेरा ये हो गया 7.19। तो मेरा क्या फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक निकाल लूंगा मैं? यस सर, 7.19 माइनस 7.05। फर्दर हाँ 98% ऑल्टरनेटली अगर आपको निकालना है। ठीक है, एक ही बात हम जैसे निकाले थे वैसे भी आप निकाल सकते हो। इन लोग का स्पॉट रेट माइनस मतलब स्पॉट रेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को निकालना है 2 महीना बाद 6 महीने का। तो 6 महीने के लिए मेरे को क्या-क्या चाहिए? फ्रैंक, फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर एंड कंपाउंडेड एनुअली का 6 मंथ्स वाला। लेट्स सी, फॉरवर्ड डिस्काउंट मेरे को दिया हुआ है कितना? 6.3। तो मेरे को फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इससे क्या मैं फॉरवर्ड रेट निकाल सकता हूँ? हाँ, से निकाल सकता हूँ। कैसे? मेरे को बोला है 6.3 मेरा पर एनम है, तो मेरा 3 महीने 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा? 6.3 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज़ 3.15। स्पॉट मेरा क्या है? स्पॉट इज़ माय 0.142, हमने कन्वर्ट किया ही है यहाँ पे। स्पॉट हमने कन्वर्ट किया पॉइंट डॉलर 0.142, ठीक है? तो फॉरवर्ड अगर सर प्रीमियम में होता तो मैं ऐड करता, अभी डिस्काउंट में तो मैं क्या करूँगा? माइनस। तो 0.142 माइनस ये, तो 0.138 आ गया, इसके हिसाब से मेरा फॉरवर्ड रेट आ गया। फॉरवर्ड रेट आ गया तो मैं स्पॉट निकाल सकता हूँ क्या सर? एफ बाई एस 1 प्लस फ्रैंक बाई 1 प्लस डॉलर, इससे मैं अभी फ्रैंक का ये निकाल सकता हूँ। सेम चीज मैं करूंगा एनुअली के लिए भी, बराबर। सम इज, इसके लिए मेरे को क्या दिया हुआ है भाई? फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, मेरे को स्पॉट रेट पता ही है, और मेरे को कंपाउंडेड दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर एंड द 3 मंथ्स इट इज इजी। द ओनली द प्रॉब्लम इज विद द 6 मंथ्स। नथिंग इज अ प्रॉब्लम, बट वो हैबिट का बात है। तो एक बार वो 6 महीने वाला देख लेना। क्वेश्चन 66 प्लीज मार्क इट, डू इट। ठीक है? तो मेरे को लगता है हमने फॉरवर्ड रेट्स का जितना भी है फॉरेक्स का सब कुछ कवर कर लिया है। नाउ देयर माइट बी सम क्वेश्चन, जैसे एक्सटेंड अर्ली वाला जो है हमने क्या किया था? ड्यू डेट वाला कवर किया, अर्ली वाला कवर किया, और एक ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड वाला भी अच्छा ड्यू डेट पे जो एक्सटेंड हुआ वो कवर किया था। So now what is your concern or what you have to do is कि you have to solve sums। ठीक है? हमने जितना किया उतना तो करना ही है, प्लस आपको इंस्टीट्यूट के बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने फ्रॉम 51 वाले। उससे क्या होगा? आपको हर एक कंसेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। नाउ यू आर रेडी विद द क्वेश्चंस। अब आपको अगर कोई भी डाउट है, सर ये कंसेप्ट में डाउट है, ये एडजस्टमेंट में डाउट है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है? कहाँ पूछना है आपको पता ही है। फॉरेक्स इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट मतलब कि सब हो गया अपना। आपको बस रिवाइज करना है। देयर आर फ्यू क्वेश्चन जहाँ पे आपको ये लिख के करने पड़ेंगे, बिकॉज़ फॉरेक्स थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, तो आपको क्या करना है? बेटर है आप थोड़ा लिख के करो। इसको राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है? तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।